आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। घटना उस समय की है जब मैं अपने गांव में डाकिये का काम किया करता था। आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन का जितना महत्व है उतना ही महत्व उस समय डाकिये का हुआ करता था, क्योंकि उस समय ना तो हमारे गांव में फ़ोन हुआ करता था और ना ही बिजली। उस वक्त लोग डाकिये को काफ़ी इज्जत दिया करते थे। साथ ही साथ डाकिये का भी उस समय काफ़ी काम हुआ करता था। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि उस समय हमारे गांव के डाक ऑफिस में 2 डाकिया हुआ करते थे, एक मैं और एक भरत। मगर भरत की कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, जिस कारण डाक ऑफिस का पूरा भार मेरे सर पर आ गया था। डाक ऑफिस में काफ़ी सारी चिट्ठियां जमा होने लगी, जिस वजह से मैं काफ़ी देर तक घर जा जाकर चिट्ठी पहुंचाने लगा। हालांकि उस समय गांव के लोग जल्दी सो जाया करते थे, मगर 2 लोगों का काम अकेले ख़त्म करने के बाद ही मैं डाक ऑफिस बंद करता था। उस समय मुझे डर वर नहीं लगता था, मगर मुझे कहाँ पता था कि इस घटना के बाद मैं इतना डर जाऊंगा कि मुझे इस डाकिये का काम ही छोड़ना पड़ेगा। खैर, एक दिन सुबह से ही काफ़ी मेहनत करने के बाद मैंने काफ़ी सारी चिट्ठियां घरों में पहुंचा दी और बाकी बचे चिट्ठियों को देखा तो उनका पता दूसरे गांव का था, मगर उन्हें आज के आज ही पहुंचाना ज़रूरी था। जिसके बाद मैंने घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था दोपहर के 3:30 बजे का। लिहाजा मैं सारे चिट्ठियों को लेकर दूसरे गांव की तरफ चलता बना। हमारे गांव से सामपुर गांव पैदल चलकर जाने में करीब 1 घंटे का वक्त लगता था, तो अभी मुझे काफ़ी पैदल चलना पड़ेगा। कुछ दूर चलने के बाद मैंने अपने मन ही मन में कहा, क्यों ना रामू की दुकान पर चाय पीकर आगे चला जाए। इतना बोलते ही मैं रामू की दुकान पर चाय पीने चला गया। अभी मैं चाय पी ही रहा था कि तभी रामू ने कहा, क्या डाकिया साहब, आज किधर जा रहे हैं? इस पर मैंने कहा, वो मैं आज सामपुर गांव जा रहा हूँ। तो सामपुर गांव का नाम सुनते ही रामू एकदम से चुप हो गया और फिर अचानक अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, डाकिया साहब, वापस लौटते लौटते तो काफ़ी रात हो जाएगी, तो ज़रा संभल कर आइएगा, क्योंकि सामपुर गांव का रास्ता ठीक नहीं है। जिस पर मैंने रामू से कहा, यह क्या बोल रहा है तू? तुझे पता है ना मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। इतना बोलने के बाद मैंने जल्दी से अपना चाय पिया और प्याला फेंकते हुए सामपुर गांव की तरफ चलता बना। खैर, करीब 1 घंटा पैदल चलने के बाद तकरीबन शाम के 5 बजे मैं सामपुर गांव पहुंचा और फटाफट से चिट्ठियों को उनके पते पर पहुंचाने लगा। सारी चिट्ठी पहुंचाते पहुंचाते कब 3 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। फिर जब मैंने अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का। उस समय रात के 8 बजना यानी काफ़ी रात, जिस कारण सारा रास्ता वीरान सा हो गया था। खैर, मैं वहाँ और समय जाया ना करके अपने गांव की तरफ आगे बढ़ने लगा। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, वो भी इतना घना अंधेरा कि मुझे अपना शरीर तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। अमूमन मैं रात को हर वक्त अपने साथ एक टॉर्च रखता हूँ, लेकिन आज मैं अपना टॉर्च डाक ऑफिस में छोड़कर आया था, जिस कारण मैं चांद की धुंधली रोशनी के सहारे ही आगे बढ़े जा रहा था। उस रास्ते पर सन्नाटा इतना छाया हुआ था कि दूर कहीं से ट्रेन की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। साथ ही साथ बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें उस माहौल को और भी ज़्यादा सुनसान बना रही थी। एक तो काफ़ी रात, ऊपर से इतना सुनसान रास्ते को देखकर मैंने अपने मन ही मन में कहा, अगर कोई सवारी मिल जाए तो मैं उसी के सहारे गांव चला जाऊंगा, वैसे भी काफ़ी थक चुका हूँ। इतना बोलकर मैं अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नज़र रास्ते के आगे किनारे पर खड़े एक आदमी पर गई,
जो कि एक रिक्शे के पास खड़ा था। उस आदमी को देखते ही मैं समझ गया कि ये एक रिक्शा वाला है। साथ ही साथ उस रिक्शे वाले को देखकर मुझे काफ़ी खुशी महसूस हुई कि अब मुझे पैदल चलना नहीं पड़ेगा। मगर तभी मेरे जहन में एक सवाल ने दस्तक दी कि ये रिक्शा वाला इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहा है। इतनी रात गए तो इसे कोई सवारी भी नहीं मिलती होगी। खैर मुझे उससे क्या, मुझे तो घर जाने से मतलब था। तो मैं चलकर उस रिक्शे वाले के पास गया तो मुझे अपने पास आता देख उस रिक्शे वाले ने कहा, कहाँ जाना है बाबू साहब, आइए मैं छोड़ देता हूँ। इस पर मैंने जवाब दिया, वो मुझे कालपुर गांव जाना है। जिस पर उस रिक्शा वाले ने कहा, हाँ हाँ बैठिए, मैं ले चलता हूँ। जिसके बाद मैं उस रिक्शा वाले की रिक्शा में चढ़कर बैठ गया और मेरे बैठते ही रिक्शा वाले ने रिक्शा को आगे बढ़ा लिया और हम अपने गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ते के दोनों तरफ घने जंगल होने के कारण जंगलों से तरह तरह की जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। मैं भूत प्रेत से तो नहीं डरता था मगर जंगली जानवरों से डरता था। खैर अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उस रिक्शा वाले ने कहा, बाबू साहब आप शामपुर गांव चिट्ठी बांटने गए थे, तो आपने मदन लाल को चिट्ठी क्यों नहीं दिया? जिस पर मैंने जवाब दिया, हाँ मदन लाल के नाम से तो एक चिट्ठी आई है, मगर मैं जब उसके घर देने गया तो उसके घर पर कोई भी नहीं था। फिर जब मैंने आसपास से पूछा तो लोगों ने बताया कि मदन लाल की मौत कुछ दिन पहले ही हो गई है और वो अपने घर पर अकेला रहता था, जिस कारण ना तो कोई चिट्ठी लेने वाला था और ना ही मैंने दिया। लेकिन आपको कैसे पता चला? इस पर वो रिक्शा वाला कोई जवाब ना देकर हंसने लगा। तो मैंने उससे दोबारा कुछ नहीं पूछा। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी ना जाने क्यों मुझे काफ़ी तेज नींद आने लगी। वो भी इतनी कि मैं अपने पलकों को खोलकर रख तलक नहीं पा रहा था। अचानक नींद मुझ पर इस कदर हावी हो गया कि मैं रिक्शे पर बैठे बैठे ही सो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो आगे का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरा सर घूमने लगा, क्योंकि रिक्शा बहुत तेज़ी से चल रही थी और रिक्शा चलाने वाला कोई नहीं था। मतलब कि रिक्शा अपने आप ही चल रही थी। मगर ये कैसे हो सकता है? और तो और वो रिक्शा वाला गया तो गया कहाँ? अभी मैं ये सोचकर काफ़ी हैरान हो ही रहा था कि तभी मुझे आवाज़ आई, बाबू साहब मैं वही मदन लाल हूँ। उस आवाज़ को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया और मैंने जब अपनी निगाहें उस आवाज़ की ओर घुमाई तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि वो रिक्शा वाला हवा में उड़ते हुए मेरे साथ चल रहा था। मगर अब उसका पूरा चेहरा कुचला हुआ नजर आ रहा था और उसकी आंखें बाहर लटक रही थीं। अभी मैं उसे देखकर कांप ही रहा था कि तभी अचानक काफ़ी रफ्तार से चल रही रिक्शा एकदम से रुक गई और मेरे सामने वो रिक्शा वाला यानी कि मदन लाल की आत्मा आकर खड़ी हो गई। डर इस तरह से मेरे ऊपर हावी हो चुका था कि मेरे हाथ पैर फूलने लगे थे कि तभी मदन लाल की आत्मा ने कहा, आज से 6 दिन पहले मैं रात के वक्त इसी रास्ते पर रिक्शा चला रहा था। तभी अचानक एक पेड़ मेरे ऊपर आ गिरा, जिस कारण मौके वारदात पर ही मेरी मौत हो गई। मगर ये खबर मेरे घर वाले नहीं जानते, क्योंकि मेरे घर वाले यहाँ से काफ़ी दूर दूसरे गांव में रहते हैं। और आप मेरे घर वालों के पास जाकर मेरी मौत की खबर बता देना, क्योंकि जब तक मेरा अंतिम संस्कार नहीं होगा तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और मेरी आत्मा यहीं पर भटकती रहेगी। इतना बोलकर मदन लाल की आत्मा हवा में धुआं हो गई और मैं सीधे अपने घर चला आया और दूसरे दिन मदन लाल के घर वालों के पास जाकर पूरी बात बता दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। ऑटो से उतरने के बाद
मैं भागता हुआ स्टेशन में दाखिल हुआ। सीढ़ियां चढ़कर उतरकर जब तक मैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचा, तब तक मेरी ट्रेन आधा प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी। मैंने दौड़कर ट्रेन पकड़ने की एक आखिरी कोशिश भी की, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब मेरे पास सिवाय यहाँ पर रात गुजारने के और कोई चारा नहीं था, क्योंकि मेरे घर की तरफ जाने वाली ये आखिरी ट्रेन थी। थका हारा मैं प्लेटफॉर्म में लगी एक बेंच पर बैठ गया और जोर जोर से हाँफने लगा। तब रात के 8:30 बज रहे थे और ठंड का आलम तो ये था कि मेरे हाँफते वक्त मुंह से धुआं निकल रहा था। अब मैं इस सोच में पड़ गया कि आगे क्या करूंगा। दरअसल मैं यहाँ यानी इस पतालपुर गांव में किसी काम के सिलसिले से आया था। काम निपटाते निपटाते रात हो गई और अभी कुछ देर पहले आखिरी ट्रेन भी छूट गई। एक बार को तो मैंने सोचा यहीं इसी बेंच पर लेटकर किसी तरह से रात कटा देता हूं, मगर तभी एक तेज ठंडी हवा के झोंके ने मुझे ये एहसास करवा दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। और तो और वो स्टेशन इतना छोटा था कि उसमें कोई वेटिंग रूम भी नहीं था। ये तो पक्का था कि मैं स्टेशन में नहीं रुकने वाला। लिहाजा मैं स्टेशन से बाहर निकलकर आसपास कुछ ढूंढने लगा, कोई ऐसी जगह जहां मैं रात भर बिना किसी तकलीफ के सो सकूं। मगर मेरे आसपास मुझे खाली रास्ता और बंद दुकानें ही नजर आ रही थी। कोहरे ने चारों तरफ अपना पैर जमाना शुरू कर दिया था। अभी मैं आगे के बारे में सोच ही रहा था कि तभी मुझे मेरे कंधों पर पीछे की तरफ से किसी का ठंडा हाथ महसूस हुआ। मैं चौंकते हुए तुरंत पीछे पलटा तो पाया कि ठीक मेरे पीछे मेरी ही उम्र का एक आदमी खड़ा है। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, उस आदमी ने ही कहा, यहाँ कोई होटल नहीं मिलेगा। उस आदमी के मुंह से ये सुनकर मैं काफी हैरान हुआ कि आखिर इस आदमी को पता कैसे चल गया कि मैं होटल ढूंढ रहा हूं। खैर, मैंने उस आदमी से कहा, हाँ, पर आपको कैसे पता चला कि मैं होटल खोज रहा हूँ? इस पर वो आदमी बोला, मुझे सब पता चल जाता है। हालांकि होटल तो नहीं, पर एक जगह है जहां आप रात गुजार सकते हैं। मैं आपको ले चलता हूं उस जगह पर। चूंकि उस वक्त मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं उस आदमी के साथ चलने को तैयार हो गया। जिसके बाद वो आदमी मुझे एक रास्ते पर कहीं ले जाने लगा। वो रास्ता मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। रास्ते के अगल बगल सिर्फ घने लंबे पेड़ और जंगल ही नजर आ रहे थे। बाकी ना तो कोई घर था और ना ही कोई दुकान। फिलहाल किसी भी तरह से ऐसा तो नहीं लग रहा था कि उस तरफ कोई होटल होगा भी, मगर मैं उस वक्त लाचार था, इसलिए उस आदमी के पीछे पीछे चलता रहा। कुछ देर ऐसे ही चलते रहने के बाद रास्ते से थोड़ा हटकर मुझे एक 2 मंजिला इमारत नजर आने लगी। तभी मेरे आगे चल रहे उस आदमी ने मुझे उंगली के इशारे को उस इमारत की तरफ दिखाते हुए मुझसे कहा, यही है वो घर, आप यहाँ रात भर रह सकते हैं। मुझे उसी वक्त भाड़े की बात कर लेना ठीक लगा। फिर जब मैंने उस आदमी से भाड़े के लिए पूछा तो उसने कहा, जी, हम किसी से भाड़ा नहीं लेते, बस हमारा एक नियम है, अगर आप एक बार इस घर में अंदर चले गए तो कल सुबह से पहले बाहर नहीं निकल सकते। मैंने सोचा कोई बेवकूफ ही होगा जो इतनी ठंड में बाहर निकलेगा। ऊपर से मुझे मुफ्त में रात गुजारने की जगह मिल रही थी, जिस वजह से मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी को हाँ बोल दिया। थोड़ा और चलकर हम लोग उस घर के नज़दीक पहुँचे।
घर की हालत ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी और ना ही काफ़ी ज़्यादा बुरी, मतलब ये कि रहने लायक था। फिर उस आदमी ने घर के दरवाजे पर लटक रहे ताले को खोला और हम दोनों घर के अंदर गए। घर के अंदर पूरा अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था, जिस पर मैंने उस आदमी से पूछा, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? तो इस पर वो आदमी बोला, लाइट नहीं है यहाँ पर। खैर, जैसे तैसे वो आदमी मुझे एक कमरे में ले गया और बोला, आप आराम से यहाँ पर सो जाइए, मैं बाहर ही बैठा हूँ। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे एक बार आवाज़ लगा दीजिएगा। इतना बोलकर वो आदमी उस कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही मैंने दरवाज़ा बंद किया और चुपचाप कमरे में लगी पलंग पर जाकर लेट गया। तभी मैंने एक अजीब बात नोटिस की। मैं 4 दीवारी और एक छत के अंदर सोया हुआ था, मगर फिर भी मेरे शरीर पर इतनी तेज हवा लग रही थी जैसे मैं खुले में सोया हुआ हूँ। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था? कमरे में जो एक खिड़की थी वो पहले से ही बंद थी, दरवाज़ा भी मैं बंद करके सोया था। खैर, पलंग के एक ओर पड़ी रजाई को उठाकर मैंने अपने मुंह तक ओढ़ लिया। तब कहीं जाकर मुझे थोड़ी गर्मी आई, मगर नींद उसका अभी तक कोई अता पता नहीं था। बहुत देर तक रजाई के अंदर होने की वजह से मुझे घुटन सी होने लगी, इसलिए मैंने अपना सिर बाहर निकाल लिया। तो जैसे ही मैंने अपना सिर बाहर निकाला, तभी मेरी नज़र मेरे सर के ऊपर एक बहुत ही घने पेड़ पर गई। मैंने तुरंत अपने आसपास देखा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि अब मैं किसी कमरे में नहीं बल्कि खुले आसमान के नीचे सोया हुआ था। तभी मैंने महसूस किया कि मैं किसी पलंग पर नहीं बल्कि एक मिट्टी के टीले पर लेटा हुआ हूँ। मैं तुरंत उठकर खड़ा हुआ। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए मैं आंख मीचने लगा। और जब आंख मीचकर जैसे ही दोबारा आंख खोला तो मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही, क्योंकि मैं उसी कमरे में था। सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो चुका था, मगर मैं इतना तो समझ ही गया था कि यहाँ कुछ सही नहीं है। लिहाजा मैं उस कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और हॉल में आकर उस आदमी को ढूंढने लगा जो मुझे यहाँ लेकर आया था, मगर मुझे वो आदमी हॉल में कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा था। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, जिस वजह से मुझे उसी वक्त वहाँ से निकल जाना ही बेहतर लगा और मैं वापस अपने कमरे में सामान लाने चला गया। सामान समेटकर मैं जैसे ही कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, तभी अचानक मेरे सामने वही आदमी आकर खड़ा हो गया, मगर अब उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी और चेहरे पर किसी धारदार खंजर के निशान थे। उस आदमी के हाथ में भी एक धारदार खंजर था और वो लगातार मेरी ओर बढ़े आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। उस वक्त पर मेरा दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था, मगर तभी मेरी नज़र उस कमरे में लगी कांच की खिड़की पर गई। उस खिड़की में किसी भी तरह की कोई रेलिंग नहीं थी। मैं तुरंत उस खिड़की की ओर भागा और खिड़की खोलकर तुरंत नीचे कूद गया। हालांकि थोड़ी बहुत चोटें आईं, मगर उस वक्त मेरे पास उतना वक्त नहीं था कि मैं बैठकर चोट सहलाऊं। लिहाजा मैंने वहां से दौड़ लगा दी। भागते वक्त मैंने एक दफ़ा पीछे पलटकर भी देखा, लेकिन वहां ना तो वो घर था और ना ही वो आदमी। दौड़ते दौड़ते मैं सीधे स्टेशन पहुंचा। पूरी रात किसी तरह से स्टेशन में ही गुजार दी।
हालांकि मुझे तब भी डर लग ही रहा था कि कहीं वो आदमी यहाँ फिर से ना आ जाए, इसलिए मैं स्टेशन मास्टर के कमरे में चला गया। वहाँ जाकर मैंने स्टेशन मास्टर को सारी बात बता दी, जिस पर उन्होंने बताया कि वो आदमी एक चोर हुआ करता था। लोगों को इस तरह से लूटना उसका काम था और वो अपने इस काम को उसी जगह पर अंजाम देता था। मगर एक दिन उस चोर का पाला किसी गलत आदमी से पड़ गया। उस मुसाफिर ने उस चोर को जान से मार डाला। तब से उसी की आत्मा भटकती है। हालांकि अब भी वो आत्मा लोगों को उसी जगह पर ले जाती है, मगर लूटने के इरादे से नहीं, बल्कि उन्हें जान से मार डालने के इरादे से। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।